Hello guys, welcome back to Be the Topper. This is part 2 of chapter 1 of class 12 capital market module. इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का पार्ट 1 किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप देख सकते हो। और उससे भी पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था इस पूरे चैप्टर का। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये जानना है कि भाई इस पूरे चैप्टर में मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, तो भाई आप उसको एक बार देख सकते हो। अब ये पार्ट 2 है। सबसे पहला टॉपिक है इसमें हमारा प्रोडक्ट्स एंड पार्टिसिपेंट्स। देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में, सिक्योरिटीज मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं और कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जिसके बारे में हमें देखना होता है। तो जब हम सबसे पहले प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाता है अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट SCRA 1956। सिक्योरिटीज के लिए एक एक्ट है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट SCRA 1956, जिसके अंडर ये बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें सिक्योरिटीज के अंडर आती हैं। किस किस चीज़ को आप सिक्योरिटी कह सकते हो। वो कोई शेयर हो सकता है, कोई बॉन्ड हो सकता है, कोई स्क्रिप्ट हो सकती है, कोई स्टॉक्स हो सकता है, या फिर कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटी जिसको आप बेच सकते हो। ठीक है, वो एक सिक्योरिटी है। कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आप सिक्योरिटी कहोगे, डेरिवेटिव ऑफ सिक्योरिटीज को सिक्योरिटीज कहोगे, यूनिट्स ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जिसमें बेसिकली ये म्यूचुअल फंड होता है, इसको आप सिक्योरिटी कह सकते हो। इंटरेस्ट एंड राइट्स इन सिक्योरिटीज एंड सिक्योरिटी रिसिप्ट, इन सब चीज़ों को आप लोग सिक्योरिटीज कह सकते हो। और गाइज मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि कल से मैंने एक सीरीज शुरू की है, क्विक फाइनेंस नॉलेज। वो इसीलिए शुरू किया है मैं ताकि 1 मिनट में मैं जितना हो सके आपको किसी एक टॉपिक के बारे में ठीक से क्लियर करने का कोशिश करूंगी। बिकॉज क्या होता है कि जो बुक है हमारी वो 250, 150, 200 पेज की है। ठीक है, अब इसमें हमें कोई एक वर्ड समझ नहीं आ रहा तो उसके लिए हमें पूरे 27-28 मिनट की कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप 1 मिनट में उस चीज़ को अगर समझ सकते हो तो इट्स वेल डन, है ना। तो मैंने सोचा कि 1 मिनट में हम एक टॉपिक को कवर करेंगे ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आने लगे। और इनकेस अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक क्लियर नहीं होता है तो आप उस सीरीज में जाके आराम से देख सको कि वो क्या है। तो आप, मैंने कल एक शेयर का वीडियो बनाया था, आप उसको ज़रूर देखना ताकि आपको पता चले कि बेसिकली शेयर क्या होता है। और क्योंकि बहुत सारे लोगों को मतलब ऐसे रटा रटाया पता है, बट अगर अगर आपको लेमैन लैंग्वेज में किसी को समझाना है कि शेयर क्या होता है तो आप कैसे समझाओगे, वो आपको उस वीडियो को देख के पता चलेगा। अब हम बात करेंगे ब्रॉडली सिक्योरिटी 3 टाइप की हो सकती है। सबसे पहले इक्विटी, डेट और डेरिवेटिव। और ये तीनों सिक्योरिटीज ही सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड की जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे हमारे पार्टिसिपेंट्स की कि भाई जो सिक्योरिटीज मार्केट होता है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट होते हैं। तो देखो, द इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है वो पार्टिसिपेंट होता है। इशूअर, जो कंपनी से शेयर इशू कर रहा है, जो कंपनी है शेयर इशू करने वाली, वो इशूअर हो गई, तो वो भी एक पार्टिसिपेंट होती है सिक्योरिटीज मार्केट का। इंटरमीडियरीज भी जो होते हैं वो इशूअर और इन्वेस्टर के बीच में बिचौलिए का काम करते हैं। इन्वेस्टर से पैसा लिया, कंपनी के अंदर लगा दिया, कंपनी से शेयर लिया, इन्वेस्टर्स को दे दिया। मतलब इन्वेस्टर और इशूअर के बीच में एक बंदा होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडियरी, और ये भी स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट का एक पार्ट होता है। अभी जो पार्टिसिपेंट होते हैं स्टॉक मार्केट के, इनको कौन रेगुलेट करता है, तो सबसे इनको रेगुलेट करने वाली 4 अथॉरिटीज हैं हमारे पास। सबसे पहला सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। सेबी के बारे में आपको पता होगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद आ जाता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट, और उसके बाद आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये चारों अथॉरिटीज हमारी ऐसी होती हैं जो सिक्योरिटीज मार्केट में पार्टिसिपेंट्स को रेगुलेट करती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स DEE ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये चारों आपको याद कर लेनी है क्योंकि कई बार आपसे ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब हम आगे चलते हैं। अब ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन इंडिया की कुछ लिस्ट दे रखी है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स इंडिया में कौन कौन से होते हैं। तो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि 4 तरीके के हो सकते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो सकता है, कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही होती है, कोई फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, या फिर FIIs हो सकते हैं। FIIs के बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब हम देखेंगे डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरीज क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अगर अभी तक नहीं पता है
तो आपको आगे पता चलेंगी स्टॉक एक्सचेंज विद इक्विटीज ट्रेडिंग, विद डेट मार्केट ट्रेडिंग, विद डेरिवेटिव ट्रेडिंग, विद करेंसी डेरिवेटिव ट्रेडिंग। ब्रोकर्स होते हैं, कॉर्पोरेट ब्रोकर्स होते हैं, सब ब्रोकर्स होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं जो कि आपके पूरे पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, कस्टोडियंस होते हैं, रजिस्ट्रार्स टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, प्राइमरी डीलर्स, मर्चेंट बैंकर्स, बैंकर्स टू एन इशू, डिबेंचर ट्रस्टीज, अंडरराइटर्स जिसमें बैंक्स आ जाते हैं, वेंचर कैपिटल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। ओके, अब हम आ जाते हैं मार्केट सेगमेंट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। मार्केट सेगमेंट, देखो जो हमारा ये जो बुक है जो हम पढ़ रहे हैं वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कुछ पार्ट्स के बारे में हमें बताती है। सिक्योरिटीज मार्केट एज इन दो मार्केट होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बट ये जो हमारा करिकुलम है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड नहीं है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 4 पार्ट्स को हमें बता रहा है यहाँ पर, और ये हम यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ही ज़्यादातर चीज़ें पढ़ रहे होंगे इस पूरी बुक में। तो जो मार्केट सेगमेंट है वो भी एनएससी के ही हैं, और एनएससी के मार्केट सेगमेंट में बिकने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम फर्दर बात करेंगे कि जो एनएससी है उसके 4 सेगमेंट्स होते हैं। सबसे पहला होलसेल डेट मार्केट, उसके बाद कैपिटल मार्केट, उसके बाद फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट एंड करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट। ये चारों सेगमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट सेगमेंट कहलाए जाते हैं। इसको आपकी फुल एक्सप्लेनेशन तो आप बाद में समझना, पहले आप इसके एक एक करके नाम ही याद कर लो। होलसेल डेट मार्केट, कैपिटल मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट, करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट। ये सारे आपको चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए अच्छे तरीके से। अब हम आते हैं आगे मार्केट सेगमेंट। अब देखो एक एक करके मार्केट सेगमेंट आपको समझाया जाएगा। सबसे पहला होलसेल डेट मार्केट है हमारे पास। होलसेल डेट मार्केट, इसको शॉर्ट में कहते हैं WDM सेगमेंट। और ये जो सेगमेंट है इसने अपनी जो ऑपरेशंस कमेंस किए थे वो जून 1994 में WDM सेगमेंट ने काम करना शुरू कर दिया था। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम वाइड रेंज ऑफ डेट सिक्योरिटीज में डील कर सकते हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है। देखो यहाँ पर है होलसेल डेट मार्केट, तो होलसेल डेट मार्केट का होलसेल मार्केट क्या होता है, जहाँ पे सारा मिलता है ना, और डेट मार्केट तो जहाँ पे हर तरीके की डेट सिक्योरिटीज मिल सकती है आपको, ऐसा मार्केट होलसेल सिक्योरिटीज वहाँ पे होती हैं, होलसेल मार्केट होता है वो। तो आप इसको ऐसे भी करके याद कर सकते हो। और यहाँ पर जो डेट सिक्योरिटीज़ हैं वो कोई भी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हो सकती हैं, ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं, PSU बॉन्ड्स हो सकते हैं, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स हो सकते हैं, कमर्शियल पेपर हो सकते हैं, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो सकते हैं। अब आप कहोगे कि दीदी ये जो 5 वर्ड है ये आपने एक्सप्लेन नहीं किया। अब देखो कि यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊँगी ना तो ये वीडियो पूरा यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो 5 चीज़ें हैं ये मैं अपनी क्विक फाइनेंस नॉलेज वाली सीरीज़ में करूँगी, और आप उसको ये ज़रूर एक बार चेक करना, बिकॉज एक एक टर्म आपके लिए समझना, अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो, सच में चीज़ों को सीखना चाहते हो, तो एक एक चीज़ें आपके लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप उस सीरीज़ पर नज़र रखना, मैं कोशिश करूँगी कि उसको मैं डालती रहूँ उस पर वीडियोस में, और ये सारे टॉपिक्स को मैं वहाँ पे कवर करूँगी। तो आप उस प्लेलिस्ट का लिंक सेव करके रख लो ताकि आप कभी भी उसको देख सको। अब हम आ जाते हैं अपने कैपिटल मार्केट सेगमेंट पे। कैपिटल मार्केट सेगमेंट, इसको CM सेगमेंट भी कहा जाता है, और इस CM सेगमेंट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे अपने ऑपरेशंस नवंबर 1994 में कमेंस किए थे, स्टार्ट किए थे। और इस सेगमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो सेगमेंट है, कैपिटल मार्केट सेगमेंट है, ये आपको एक फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं, जिसको हम लोग नीट बोलते हैं, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। अगर आपको इसके बारे में पता है तो वेरी गुड, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ कि एक स्क्रीन जैसा सिस्टम है, बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा सिस्टम है, जहाँ पर आप कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठे बैठे आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ज्योग्राफिकल लोकेशन, दैट वेयर आर यू लिविंग, वेयर आर यू आर राइट नाउ, दैट डजंट मैटर। आप कहीं भी हो आप ट्रेडिंग कर सकते हो इस नीट के प्लेटफॉर्म के जरिए। और ये जो पूरा हम बुक पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट कैपिटल मार्केट मॉड्यूल, और ये कैपिटल मार्केट सेगमेंट के बारे में ही ये बुक आगे बेसिकली चलने वाली है। वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, जैसे कि इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, यहाँ पे वारंट्स आपको मिलेंगे देखने को, डिबेंचर्स में ट्रेड किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की जो सिक्योरिटीज हैं उसमें बंदे डील कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट।
फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग की जाती है। और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? बेसिकली डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है एक शेयर जो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। डेरिवेटिव का मतलब होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आपने किसी से फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट, आपने अभी कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप किसी से फ्यूचर में कुछ खरीदोगे, इतने टाइम पे खरीदोगे, इतनी क्वांटिटी में खरीदोगे। इस तरीके से एक शेयर होता है जिसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। आगे आपको और डिटेल्स में पता चलेंगी ये सारी चीज़ें। और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यहाँ पर डील किए जाते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में? वो है इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस एंड स्टॉक फ्यूचर्स। और इसने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट ने अपने ऑपरेशन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जून 2000 में शुरू किए थे। ये बातें आपको एकदम रट्टा मार के याद हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर 4 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें क्या है ना कि बंदे को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। होलसेल रेट मार्केट के बारे में आप इतना याद कर लो कि जून 1994 में उसका कमेंसमेंट हुई थी उसके काम की। और उसके बाद उसमें जितनी भी डेट सिक्योरिटीज है वो सब आपको मिल सकती हैं। ट्रेजरी बिल, पीएसयू बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डिबेंचर, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सिर्फ आपको इतना याद करना है। सीएम सेगमेंट में आपको इतना याद करना है कि इसने अपनी सर्विसेज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे नवंबर 1994 में शुरू करी थी। और जो सीएम सेगमेंट है वो पूरी तरीके से आपको एक वाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, दैट इज नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, जिस पर आप कहीं भी रहते हुए ट्रेडिंग कर सकते हो। और जहाँ तक बात है सिक्योरिटीज़ की, यहाँ पर जो डील होती है वो है इक्विटी शेयर्स, वारंट्स एंड डिवेंचर्स। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको क्या याद रखना है कि इसने अपनी सर्विसेज को शुरू किया जून 2000 में। और जो इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर डील किए जाते हैं दैट इज इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शन एंड स्टॉक फ्यूचर्स। इंडेक्स, इंडेक्स, स्टॉक, स्टॉक, फ्यूचर्स और इंडेक्स। एक बार इंडेक्स में फ्यूचर लगाना है, एक बार ऑप्शन लगाना है, एक बार स्टॉक के संग ऑप्शन लगाना है, एक बार फ्यूचर लगाना है। ये याद करने का तरीका है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में। करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है बेसिकली जो कि अगस्त 29 2008 में शुरू हुआ था। और यहाँ पर सबसे पहले फ्यूचर की करेंसीज में डील करना शुरू किया था हमने। सबसे पहले हम अपने इंडियन रुपी में ही डील करते थे और किसी भी करेंसी में डील नहीं करते थे। बट उसके बाद अगस्त 29 से 2008 से हमने और देशों की करेंसी में ट्रेडिंग करना शुरू किया। एंड जो फर्स्ट थी वो थी यूएस डॉलर इंडियन रुपी, यूएस डॉलर इंडियन रुपी, यूएसडी आईएनआर, जिसको हमने अगस्त 29 2008 को सबसे पहले डील किया जिसमें। और उसके बाद फर्दर फरवरी 2010 में हमने शुरू कर दिया था यूरो आईएनआर, यूरो जो यूरोपियन कंट्रीज की करेंसी है, पाउंड स्टर्लिंग आईएनआर और जापानीज येन आईएनआर। इन तीनों में हम लोगों ने ट्रेडिंग शुरू करी थी फरवरी 2010 में, ठीक है। आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि अगस्त 29 2008 को सबसे पहले हम लोगों ने किसी दूसरी फॉरेन करेंसी के फ्यूचर्स ट्रेडिंग की है। इसमें सबसे पहला था यूएसडी आईएनआर, यूएस डॉलर इंडियन रुपी। और उसके बाद फरवरी 2010 में हम लोगों ने शुरू कर दिया था यूरो आईएनआर, पाउंड स्टर्लिंग आईएनआर एंड जापानीज येन आईएनआर। और उसके बाद इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स एक अनदर प्रोडक्ट था जो कि हमको इस सेगमेंट में ट्रेडिंग करने के लिए मिला। और कब मिला? अगस्त 31 2009। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।